हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साइज ऑफ द बोल्ट फॉर सिक्योरिंग द बिग इंड। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे, पिछले वीडियो लेक्चर में, डायमेंशन ऑफ द क्रैंक पिन एट द बिग इंड एंड द पिस्टन पिन एट द स्मॉल इंड। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं साइज ऑफ द बोल्ट फॉर सिक्योरिंग द बिग इंड। बिग इंड मतलब जो क्रैंक पिन वाला साइड होता है उसको हम लोग बिग इंड बोलते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम कल डिस्कस किए थे कि हम लोग स्मॉल एंड की बोल्ट डिजाइन नहीं करते हैं क्योंकि वो पिस्टन की डिजाइनिंग है और वो ऑलरेडी हम लोग पिस्टन की डिजाइन में कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए वहाँ नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, बोल्ट के लिए देखना है। इसके लिए बिग एंड यानी क्रैंक पिन साइड के लिए। ठीक है, तो यहाँ भी अगेन जैसे वहाँ पे किए थे हम लोग पिस्टन का में अरेंजमेंट में जो हम लोग देखे थे कि बोल्ट की डिजाइनिंग कैसे होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या किए थे, कंपेयर किए थे हमारे मैक्सिमम गैस फोर्स और जो बोल्ट पे फोर्स लगा था उसको। ठीक है, यहाँ भी वही करने वाले हैं, लेकिन बट यहाँ पे क्या है, जो इनर्सिया है हमारा इसका कनेक्टिंग रॉड का, उस पर जो फोर्स लग रहा है उसको इक्वेट करेंगे हमारा जो बोल्ट पे फोर्स लग रहा है उससे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले एज इट इज इसको रीड करते हैं। द बोल्ट एंड द बिग इंड कैप आर subjected to tensile force which correspond to the inertia force of the reciprocating part at the top dead center। ये TDC मतलब क्या है, टॉप डेड सेंटर। ठीक है, और BDC बॉटम डेड सेंटर, आपको इसे पता होगा, हम पिछले सेमेस्टर में ही पढ़े थे। ठीक है, ऑन द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, तो यहाँ क्या टेंसाइल फोर्स लग रहा है। अब चूँकि वो इनर्शिया फोर्स उस पर लग रहा है तो इनर्शिया फोर्स हमारा क्या हो गया, इनर्शिया फोर्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट। ये हम लोग टोम में देखे, थ्योरी ऑफ मशीन में देखे हैं इस सेमेस्टर में, जब हम लोग बैलेंसिंग कर रहे थे। ठीक है, टोम में जब इस सेमेस्टर में आप लोग पढ़े होंगे टोम, उसमें बैलेंसिंग वाले पार्ट्स में सेकेंडरी और प्राइमरी बैलेंसिंग में हम लोग इनर्शिया फोर्स को भी लेके बैलेंसिंग करते हैं। तो आइए, एफ आई इज इक्वल टू, हम लोग ये पता है एफ आई यानी इनर्शिया फोर्स इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर आर। एम आर मतलब ये मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है, तो एम आर एक साथ है ये। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन एल बाई आर। ठीक है, वहाँ पे नोटेशन वो होगा एन। ठीक है, वहाँ पे नोटेशन क्या होगा, टोम में वहाँ पे एन था और एन की वैल्यू क्या है, एल अपॉन आर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे एल अपॉन आर यहाँ पे पुट कर दिए। क्या हो गया, एफ आई इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन एल बाई आर। We also know that at the TDC top dead center the angle of inclination of the crank with the line of stroke theta is equal to 0, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 पे। कहाँ पे, TDC पे। ठीक है, ठीक है, TDC पे क्रैंक का जो एंगल होगा इसके लाइन ऑफ स्ट्रोक के साथ उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो वहीं तो हम लोग को निकालना है, अभी हम पिछले पेज पे देखे भी थे। ठीक है, तो एफ आई इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर आर ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई एल। ठीक है, आर बाई एल क्यों, क्योंकि थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा था तो कॉस थीटा जब जीरो को जीरो रखेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आर बाई आर हो जाएगा, आर बाई एल हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस टू थीटा भी वैल्यू 1 ही हो जाती है हमारी। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। आगे आते हैं, वेयर एम आर, ये एम आर की वैल्यू, एम आर इज इक्वल टू मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट इन के जी। यूनिट का याद रखेंगे, यूनिट किसमें, के जी में। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड ऑफ द इंजन इन रेडियन पर सेकेंड। आगे, स्मॉल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द क्रैंक इन मीटर एंड एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इन मीटर। ठीक है, तो ये जो नोटेशन है जो यहाँ यूज किए हैं वो। अब आते हैं बोल्ट पे क्या फोर्स लग रहा है, आगे आते हैं। The bolts may be made of high carbon steel or nickel alloy steel and factor of safety is equal to 6। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी उसके लिए। लेट DCB, DCB क्या है, कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट इन मिलीमीटर। DCB क्या है, कोर डायमीटर ऑफ बोल्ट इन मिलीमीटर। ठीक है, सिग्मा टी अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ द बोल्ट इन एमपीए। ठीक है, तो बोल्ट का मटेरियल होगा उस पर डिपेंड करेगा, और यहाँ बोल्ट मटेरियल किसका होता है, जनरली हाई कार्बन स्टील और निकल एलॉय का, तो उससे करस्पॉन्डिंग सिग्मा टी को हम लोग निकाल लेंगे डाटा बुक से।
एन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बोल्ट जनरली 2 आर यूज। ठीक है, जनरली कितना यूज करते हैं हम लोग, 2 यूज करते हैं, तो एन बी की वैल्यू फिक्स हो गई। ठीक है, फोर्स ऑन द बोल्ट कितना हो गया, पाई बाई 4 डी सी बी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी इंटू एन बी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लिए। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दोनों इक्वेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, डी सी बी की वैल्यू हो जाएगी। क्यों, सिग्मा टी में डाटा रूप से निकाल लेंगे, एन बी की वैल्यू क्या है, 2 है। अभी देखें हम लोग यहाँ पे एम आर गिवन होगा हमारे लिए ओमेगा 2 पाई एन से निकाल लेंगे ओमेगा की वैल्यू, आर भी गिवन होगा। ठीक है, क्रैंक का हमारा आधा कर लेंगे तो आर हो जाएगा। ठीक है, डी सी बी इज ऑब्टेन द नॉमिनल डायमीटर डी बी कितना हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू डी सी बी अपॉन 0.84। डी बी की वैल्यू डी सी बी अपॉन 0.84 कर देंगे तो हमको ये डी बी की वैल्यू आ जाएगी, यानी नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट, बोल्ट की नॉमिनल डायमीटर आ जाएगी। ये हम लोग बोल्ट का डायमेंशन देखे थे। अब जो लास्ट टॉपिक कनेक्टिंग रॉड का, थिकनेस ऑफ द बिग इंड कैप, बिग इंड कैप का जो थिकनेस होगा वो निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिंग रॉड का जो डायग्राम देखे होंगे आप लोग, तो उसमें हम लोग को बिग इंड कैप दिखता है। ठीक है, थिकनेस नहीं दिखती लेकिन बिग इंड कैप दिख जाता है, तो उस बिग इंड कैप का थिकनेस निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बेंडिंग मोमेंट का हेल्प लेते हैं और सेक्शन मॉडल्स का, उसकी सहायता से हम लोग थिकनेस निकालते हैं बिग इंड कैप का। आइए कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। पहले इसको एज इट इज रीड कर रहे हैं। द थिकनेस ऑफ द बिग इंड कैप टी सी, ये टी सी निकालना है, मे बी ऑब्टेन बाई ट्रीटिंग द कैप एज ए बीम। ठीक है, तो कैप को हम क्या मान लेंगे, बीम मान लेंगे। ठीक है, freely supported at the cap bolt center and loaded by inertia force at the TDC on the exhaust stroke। ठीक है, यानी क्या है, फ्रीली सपोर्टेड एट द कैप बोल्ट है, कैप बोल्ट फिल्टर पे, और किसका कितना लोड है, इनर्शिया फोर्स का जितना है लोड है वैल्यू होगी उतना यहाँ पे टीडीसी पे लग रहा होगा। ठीक है, ऑन एग्जॉस्ट स्ट्रोक, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक हमें पता है डेट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे, एंड लोड इज यू डी एल, लोड कितना होगा यू डी एल। ठीक है, फोर्स लोडेड कितना होगा, इनर्शिया फोर्स का वो क्या होगा यू डी एल, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, ये हम लोग सोम में और हमारे मैकेनिज्म में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए निकालते हैं हम लोग। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन द कैप विल बी एम सी इज इक्वल टू एफ आई इंटू एक्स अपॉन 6। ठीक है, तो ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं सोम में और मैकेनिज्म में, तो हम लोग इसमें इतना समझने वाली नहीं है। ठीक है, एफ सी इज इक्वल टू एफ आई इंटू एक्स अपॉन 6, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन द कैप, ये निकाल लिए हम लोग। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तब भी हम लोग यही रखेंगे एग्जाम में। ठीक है, फिर हमको फिर वो बेंडिंग मोमेंट समझाना पड़ेगा उतना, सोम को लेके या मैकेनिक्स को लेके। ठीक है, तो उतना हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम लोग ये समझते हैं अगर आप लोग के पास टाइम होगा तो इसको एक बार कहीं से ये वैल्यू कहाँ से आ रही है वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैकेनिक्स को एक बार रिकॉल करिए, आगे कंपटीशन में भी एग्जाम में आएगा तो आपका एक बार हेल्प हो जाएगा। एक्स की वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन द बोल्ट सेंटर। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है, दोनों बोल्ट के बीच का डिस्टेंस है, इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द क्रैंक पिन डी सी। ठीक है, प्लस 2 इंटू थिकनेस ऑफ द बेरिंग लाइन 3 मिलीमीटर, 2 इंटू 3 प्लस क्लियरेंस वो भी 3 मिलीमीटर है। समझ में आया, डी सी की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू आराम से कैसे निकल गई, या तो एक्स की वैल्यू दी हो, नहीं दिया होगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डायमीटर ऑफ द क्रैंक पिन जो भी हम लोग निकाले हैं नॉमिनल डायमीटर डी सी प्लस 2 इंटू थिकनेस, ये क्या थिकनेस क्या है 2 इंटू 3 प्लस 3 क्लियरेंस का हम कितना माने 3 मिलीमीटर। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, अरे वाह बड़ा आसानी से एक्स निकल गया हमारा। ठीक है, यानी एग्जाम में कर सकते हैं हम लोग। ये देख रहे हैं अभी तक डिजाइन प्रोसेस में कि एक वैल्यू ऊपर निकल जा रही है, जैसे डी सी में अभी निकालें नॉमिनल डायमीटर, तो फिर उसकी सहायता से नीचे की सभी वैल्यू निकल जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग को आसानी हो जाती है। ये क्या है बी सी, ये क्या है विड्थ ऑफ द कैप, width of the cap in millimeter, it is equal to the length of the crank pin और big end bearing। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है हमारी एल सी। ठीक है, ये एल सी की वैल्यू है, इसके बराबर बिग इंड बेयरिंग एल सी के बराबर हो जाएगी क्या विड्थ, यानी एल सी की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, उसको सीधे यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है,
नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा बी अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ द कैप इन एमपी, ठीक है। सिग्मा बी जो भी मटेरियल होगा कैप का उसके लिए बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू। अब आइए निकालते हैं, एमसीक्यू निकाल चुके हैं इक्वेशन यहाँ पे। सेक्शन मॉडुलस फॉर कैप, कैप के सेक्शन मॉडुलस कितना है, सिग्मा सी इक्वल टू बी सी इंटू टी सी अपॉन 6, बी सी इंटू टी सी अपॉन 6। ये हम यहाँ सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे। प्लीज़ जिसको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार रिकॉल करेंगे मैकेनिज्म में बेंडिंग मोमेंट और सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तब भी हम लोग सेक्शन मॉडुलस जैसे निकालेंगे और वैल्यू ये देखिए यहाँ पे एल सी की वैल्यू आ जा रही है, ठीक है। तब भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला अगर आप लोग रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो भी, ठीक है। ये समझाने के लिए हमको प्लस सेक्शन मॉडुलस भी समझाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग के पास टाइम है अभी फ़िलहाल, तो हम लोग वहाँ से सेक्शन मॉडुलस और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन वगैरह हम निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से ज़रूर देखिएगा। बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा बी एम अपॉन जेड, ठीक है। माइनस आई वाला इक्वेशन याद होगा सबको, सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन जेड, ठीक है। और इसकी वैल्यू एम सी की वैल्यू हम यहाँ निकालें एफ आई इंटू एक्स अपॉन 6 इंटू जेड सी की वैल्यू सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू उल्टा हो जाएगा 6 अपॉन बी सी इंटू टी सी, और इसकी वैल्यू क्या होगी एफ आई इंटू एक्स अपॉन बी सी इंटू टी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, फ्रॉम एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ टी सी इज ऑब्टेन, टी सी हमारा क्या है थिकनेस ऑफ द ब्रिक इन द कैप, तो यहाँ से टी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो आज के इतना ही, हम लोग अब कनेक्टिंग रॉड का डिज़ाइन प्रोसेस पूरा कर चुके हैं। कल हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में जनरली पिस्टन और सिलेंडर से ही आ जाता है, 90% चांस तो वहीं से होता है, लेकिन इन केस खुदा न खास्ता एक दो क्वेश्चन हमारे कनेक्टिंग रॉड से आ जाते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन कभी कभी कनेक्टिंग रॉड से आ जाते हैं न्यूमेरिकल के, तो अगर हम लोग किए रहेंगे तो हम लोग व्यवहार नहीं है, आराम से वहाँ से हम लोग कर लेंगे। तो कल एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम लोग समझ में आ जाएगा कि आगे क्या करना है, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग को पिस्टन और सिलेंडर की डिजाइनिंग तो करनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आज के इतना ही, थैंक यू।